दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो प्रीवियस ईयर और संभावित आने वाले प्रश्न का समावेशन है, जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक सिर्फ 50 क्वेश्चन में से आएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहां जैव विविधता दोनों प्रणालियों में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इकोटोन, बी है इकोक्लाइड और सी है पारिस्थितिक आला और डी है बायोम। तो देखिए इसको कहा क्या जाएगा, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए इकोटोन क्या होता क्या है। देखिए दो अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो मिलन क्षेत्र होता है वही होता है इकोटोन। जैसे घास के मैदान और जंगल के बीच की भूमि जो है वो इकोटोन कहलाएगी। या वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लीजिए नदी और समुद्र के बीच का जो मुहाना होता है वो भी क्या है, इकोटोन है, ठीक ना। जहाँ पर दोनों क्षेत्र की विशेषताएं मिलने के कारण प्रजातियों की संख्या और विविधता दोनों मूल क्षेत्रों से अधिक होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड एक तालाब में कैसा होता है, हमेशा सीधा, उल्टा, तूर्क रूप और स्थिर। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव भार का पिरामिड होता है वह हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा हमेशा उल्टा। तो देखिए जैसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं, ठीक ना, जैसे सूक्ष्म पौधे होते हैं, इसका कुल वजन और उसका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर, जैसे छोटी मछलियाँ या बड़ी मछलियाँ की ओर बढ़ते हैं तो उनका कुल वजन बढ़ता है, जिससे पिरामिड उल्टा बनता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में लिंडमैन का 10% का नियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए वर्ष 1935 में, वर्ष 1942 में, कि 1953 में, कि 1961 में। तो देखिए लिंडमैन का जो नियम है 10% का नियम, यह जो प्रतिपादित किया गया था 1942 में। इनका नियम यह बताता है, मान लीजिए कोई दो उपभोक्ता है, अगर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को खा रहा है तो उसका जो पहले वाले को उपभोक्ता है उसका 10% दूसरे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और बाकी जो 90% होगी वह पर्यावरण में नष्ट हो जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीव अपरदनदाहारी का सबसे सटीक उदाहरण है जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है। केचुआ, टिंडा, शेर, अमरबेल। तो देखिए ये जो होता है, जो अपरदाहारी होते हैं वह केचुआ होता है, ठीक ना, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे केचुआ हुआ, दीमक हुआ, चींटी हुई, ये सब जीव जो है अपरदाहारी कहलाते हैं, ठीक ना। ये मिट्टी में जो मौजूद होता है सड़े गले पत्तों और मृत पदार्थों को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे अपघटित होकर के, ठीक ना, अपघटित हो जाता है और आसानी से मिट्टी में यह मिल जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जो प्राकृतिक के आंतरिक मूल्य को स्वीकारता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अर्नेस्ट हेकेल, बी है अर्नी नेस, सी है एजी टांसले और डी है रेमंड लिंडमैन। तो देखिए ये जो किए थे
अर्नी नेस ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 1973 में किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द जो है 1973 में दिया था, ठीक ना। ये कहाँ के है? नॉर्वे के है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति की वह भूमिका या स्थिति जो उसकी जीवन आजीवित रहने की आवश्यकताओं और गतिविधियों को निर्धारित करती है कहलाती है। आवास, पारिस्थितिकी आला, इकोसिस्टम, बायोम। तो देखिए ये जो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी आला कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी आला। देखिए पारिस्थितिकी आला क्या होता है? जीव के पर्यावरण में उनके काम, भोजन और अन्य जीवों के साथ संबंधों की जो अनूठी भूमिका को दर्शाता है, ठीक ना, वही होता है पारिस्थितिकी आला। दूसरे शब्दों में हम कहें तो आवास जीव का घर या पता है, जबकि आला उसकी नौकरी या पेशा है। आवास क्या होता है? जीव का घर या पता होता है, और जिसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। और जो आला होता है वह क्या होता है? उनकी नौकरी या पेशा होता है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 6 तो हो गया ना। जैव आवर्धन के कारण किस रसायन की उच्च सांद्रता खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं जैसे बाज या चील में अंडों के छिलके पतले होने का कारण बनी है? तो ऑप्शन नंबर है DDT, पैन, फ्लोराइड, सल्फर। तो देखिए जो सांद्रता होती है, उच्च सांद्रता खाद्य श्रृंखला, वह जो होती है, जैसे मान लीजिए बाज हुआ या चील हुआ, उसके जो अंडे की जो छिलकी होती है वो पतले होने का कारण जो होता है DDT होता है, ठीक है ना। कीटनाशक होने का, कीटनाशक DDT क्या है? कीटनाशक है। जब यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका स्तर शीर्ष पक्षियों में बहुत बढ़ जाता है, जिससे पक्षियों में क्या होता है? कैल्शियम का पाचन बाधित हो जाता है, जिसके कारण जो अंडे की छिलके होते हैं वो पतले हो जाते हैं और वो जल्दी समय से पहले टूट जाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8 देखेंगे। भारत में लायन डेल्ट मैकाक शेर जैसी पूंछ वाला बंदर अपने प्राकृतिक आवास में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, थार मरुस्थल, सुंदरबन डेल्टा। तो ये देखिए जो पाया जाता है पश्चिमी घाट, ठीक ना, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक ना। जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा वनों जैसे केरल की साइलेंट वैली में भी पाया जाता है, ठीक ना। यह जो संकटग्रस्त सूची में आता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1971, 1982, 1992, 2002। तो जो अपनाया गया था 1971 में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 में अपनाया गया था, ठीक ना। यह जो भारत में जो था 1982 में शामिल हुआ था, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जैव विविधता स्पॉट की अवधारणा को 1988 में सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? नॉर्मन मायर्स, E.O. विल्सन, कॉमन डार्विन और M.S. स्वामीनाथन। तो देखिए कौन किए थे? तो नॉर्मन मायर्स ने, ठीक ना, नॉर्मन मायर्स ने। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। रेड डाटा बुक को संकटग्रस्त प्रजाति की सूची जारी करता है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए WWF, IUCN, यूनेपी और WMO। तो यह जो किया जाता है IUCN के द्वारा, ठीक ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर, जो 1964 में यह जारी किया गया था पहली बार, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस विषैली गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो देखिए जो शामिल नहीं किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड को AQI जो होता है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दूषित जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी अधिकता के कारण होता है जो शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को रोकता है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, पारा। तो ये जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है रोग, यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ठीक ना, जो क्या होता है ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा अधिक घुलनशील होता है रक्त में। जब ये रक्त में घुल जाता है तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है, ठीक, जिसके कारण शरीर नीला पड़ने लगता है, उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक मुख्य रूप से भाग लेता है? नाइट्रोजन और के ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर के ऑक्साइड और कोहरा, और डी है जलवाष्प और धूल। कह रहे हैं प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में। तो देखिए ये जो लिखा नाइट्रोजन और के ऑक्साइड होते हैं और सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी दो गैस से कौन सी है जो वायुमंडल की नमी से क्रिया करके अम्ल बनाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें उत्तरदायी होती है? तो एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक ना, SO2 और NO2, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में अपनाया गया था मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पर पार आंदोलन, और डी है जैव विविधता का संरक्षण। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन सा संशोधन किया गया? पेरिस संशोधन, बी है किगाली संशोधन, सी है कोपरहेगन संशोधन, और डी है वियना संशोधन। तो ये देखिए जो किया गया था किगाली संशोधन, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यह रवांडा की राजधानी किगाली में 2016 में यह ऐतिहासिक शोधन किया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं? तो 1974, 1981, 1986, 1992 में। तो देखिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो है यह जो पारित किया गया था 1986 में, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के सभी आयामों की रक्षा के लिए यह व्यापक कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक ना। आइए इसको छाता कानून भी कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार और व्यापार को रोकने के लिए सबसे कड़ी सुरक्षा की किस अनुसूची में प्रदान की गई? तो देखिए अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5। तो ये जो की गई थी अनुसूची 1 में, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आया था। अनुसूची 1 में शामिल जीवों जैसे बाघ हुआ, शेर हुआ, एक सिंगा वाला
गैंडा हुआ, इसको भारत में सर्वोच्च कानून संरक्षण प्राप्त है, ठीक ना। इनका शिकार करने पर अवैध रूप से क्या होगा, कठोर दंड दिया जाता। अवैध रूप से अगर करेंगे व्यापार तो इसका क्या होगा, इससे कठोर दंड और जुर्माना का प्रावधान है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। चिपको आंदोलन 1973 की तर्ज पर दक्षिण भारत कर्नाटक में वनों की रक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रेरणा पांडुरंग हेगड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन। तो देखिए अपिक्को आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना, अपिक्को आंदोलन, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो ये देखिए जो है अनुच्छेद 51A(G) में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक ना, भाग 4A में जोड़ा गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए पर्यावरण और विकास से जुड़े कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो कुल जो किए गए हैं 29 विषय, कितने 29 विषय, ठीक ना। जैसे 29 विषय में कौन कौन होंगे, जैसे कृषि हुआ, लघु सिंचाई हुआ, पेयजल हुआ, गरीबी हुआ, उन्मूलन हुआ, ग्रामीण स्वच्छता हुआ, ठीक ना, ऐसे करके। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष 1974, 1986, 1995, 2010। तो ये जो की गई थी 1974 में, ठीक ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है 1974 में की गई थी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, जो दल बदल के मामलों को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है चुनाव आयोग की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, और डी है केवल लोकसभा अध्यक्ष, और डी है संसद के विशेषाधिकार समिति। तो कह रहा संसद के किसी सदस्य की योग्यता जो अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, जो दल बदल वाला होता है मामले को छोड़ करके। यह जो लेता है चुनाव आयोग की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक ना, जो अनुच्छेद 103 के अनुसार। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। वलन के कारण हिमालय के दोनों छोरों पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बारवा पर पाए जाने वाले तीखे मोड़ को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंटैक्सियल बैंड, मतलब सिंटैक्सियल बैंड, बी है भ्रंश घाटी, सी है जलोढ़ पंख, और डी है मुनेर मैदान। तो देखिए इसको जो बोला जाएगा सिंटैक्सियल बैंड बोला जाएगा, ठीक ना, सिंटैक्सियल बैंड, ठीक। किसको, वलन के कारण जो हिमालय के दोनों छोरों पर जैसे पश्चिमी में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बारवा में पाए जाने वाले तीखे मोड़, जो मोड़ है, ठीक ना, उसको सिंटैक्सियल बैंड बोला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग गुजरात से गोवा तक को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट। तो देखिए इसको जो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान से लेकर के उत्तरी भाग गुजरात से गोवा तक को जो विशिष्ट नाम से जाना जाता है उसका नाम है कोंकण तट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्रस्ट, भूप्रपटी और मेटल के बीच पाए जाने वाले घनत्व के विच्छेदन को क्या कहा जाता है। जो भूप्रपटी और मेटल के बीच जो घनत्व पाया जाता है, जो विच्छेदन होता है, उसको क्या कहा जाता है।
तो देखो इसको कहा है मोह असंबद्धता, ठीक ना, मोह असंबद्धता, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र की सबसे प्रमुख मौसमी विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सर्दियों में भारी बर्फबारी और गर्मियों में सूखा। बी प्रतिदिन दोपहर के बाद कड़कड़ाहट के साथ सनसनी हवा। सी है वर्ष भर वर्षा न होना और रेतीली आंधियाँ चलना। और डी है केवल ठंडी समुद्री धाराओं का बहना। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? प्रतिदिन दोपहर के बाद कड़कड़ाहट के साथ सनसनी हवा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा 0 अक्षांश के पास सालों भर तीव्र गर्मी पड़ती है, जिसमें गर्म हवाएं प्रत्येक दिन ऊपर उठती है और संघनित होती है, ठीक ना। और उसके बाद दोपहर 2 से 4 बजे के बीच कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश होती है, ठीक ना। यहाँ कोई शुष्क या ठंडी ऋतु नहीं होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। सिंधु प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। बी है चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी। सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, रावी, झेलम, सतलुज, चिनाब। तो देखिए जो है सिंधु प्रणाली में निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वह जो है झेलम है, उसके बाद चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलुज है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को किस कोड द्वारा दर्शाया जाता है जहां सर्दियों में वर्षा होती है? AMW, ASCWG, BSHW। तो देखिए जो दर्शाया जाता है ES, ठीक ना, ES से दर्शाया जाता है। ES का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो देखिए स्ट्रोमा, ग्रेना या थाइलाकोइड, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। तो क्या होती है? ग्रेना या थाइलाकोइड, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक ना, प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको बोला जाता है ग्रेना या थाइलाकोइड, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। मानव शरीर में आपातकालीन स्थिति जैसे डर, गुस्सा या लड़ाई में कौन सा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सक्रिय होकर हृदय की धड़कन और रक्तचाप बढ़ा देती है? मान लीजिए जब डर लगती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो उसमें कौन सी ग्रंथियाँ जो सक्रिय होने जाती है, ठीक ना, जो रक्तचाप को बढ़ा देती है। रक्तचाप मतलब बुझाता है कि बहुत तेजी से धड़कन होती है, तो जो होती है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 32 हो गया। 33 देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी में किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट सकती है? तो डीएनए लिगेज, रिस्ट्रिक्शन, देखिए रिट्रैक्शन, इंडोन्यूक्लियोएज, ठीक ना। तो इसको जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी को, ठीक ना, रिट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियोएज, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का
पौधों के साथ कैसा संबंध होता है? तो देखिए जो होता है सहजीविता होता है, इसका संबंध सहजीविता से होता है। आइए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। मानव शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ों के किस भाग में केवल विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए जो होता है श्वास नली, वायु कोष्ठ या एल्वियोली और ब्रोंकियोल्स और ग्रसनी। तो ये जो होता है वायु कोष्ठक या एल्वियोली, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। रक्त का थक्का जमने के प्रक्रिया में किस खनिज आयन की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? तो आयरन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो देखिए जो मानी जाती है कैल्शियम आयन की, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। 37 है, पौधों में कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है जो सूखे की स्थिति में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद कर देता है? तो देखिए जो है मान लीजिए पेड़ सूख गया तो उसमें वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र को बंद कर देगा, ठीक ना। एम्बिसिक एसिड, ठीक ना। क्या है? एम्बिसिक एसिड। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का मुख्य विस्तार है जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, आगरा और इटावा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती। तो देखिए आगरा और इटावा है, ठीक ना। जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से विस्तारित है जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए आगरा और इटावा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कर्मा लोक नृत्य कला का संबंध मुख्य रूप से किस जनजातीय बाहुल्य जिले से है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सोनभद्र, बी है मथुरा, सी है झांसी और डी है सहारनपुर। तो ये किससे है? कर्मा लोक नृत्य का संबंध ये सोनभद्र से है, ठीक ना। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आदिवासियों के क्षेत्र में रहने वाली खरवार और या खैरवार और गोंड जनजातियों द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद मनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का विशेष उत्पाद घोषित किया गया? तो ये जो है सिद्धार्थनगर। कहाँ है? सिद्धार्थनगर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है जो नेपाल सीमा के पास बनबसा से निकलती है? तो ये जो है ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, केन नहर, यमुना नहर। तो ये जो है शारदा नहर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रयागराज के पास कोल्डियवा नामक नवपाषाणिक स्थल से किस कृषि फसल के विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गेहूं, धान या चावल, मक्का या कपास? तो धान या चावल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में भाबर क्षेत्र की मुख्य भू आकृति विशेषता क्या है? तो देखिए जो है यह कंकड़ पत्थरों से युक्त छिद्रपूर्ण पट्टी जहाँ नदियाँ होती है भूमिगत हो जाती है, यही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कक्षा 5 के छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग समझाते हुए शिक्षक सूखी बर्फ का टुकड़ा दिखाता है। शिक्षक यहाँ किस शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है? तो देखिए अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो ये जो कर रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक ना। पहले मूर्त चीज़ दिखा रहा है उसके बाद अमूर्त की ओर ले जा रहा है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, यदि पृथ्वी से सभी वन समाप्त हो जाए तो क्या होगा?
किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो देखिए बंद अंत वाला अपसारी प्रश्न, मुक्त अंत वाला अपसारी प्रश्न, तथात्मक वस्तु प्रश्न, स्मृति आधारित प्रश्न। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में परीक्षा में पूछा गया है यदि पृथ्वी की सभी वन समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ये तो देखिए मुक्त हो गया, मुक्त अंत वाला अपसारी प्रश्न, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक एकीकृत पाठचर्या की सिफारिश करता है। इसका मुख्य आधार क्या है? तो देखिए जो इसका मुख्य आधार होगा, बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण को खंडों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। एक छात्र पर्यावरण संरक्षण पर बहुत सुंदर निबंध लिखता है, परीक्षा में पूर्ण अंक पाता है, लेकिन स्कूल परिसर में पानी खुला छोड़ देता है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार छात्र का विकास कहाँ रुका हुआ है? कह रहा है एक छात्र पर्यावरण संरक्षण पर बहुत सुंदर निबंध लिखता है, लेकिन परीक्षा में पूर्ण अंक पाता है, लेकिन स्कूल परिसर में पानी खुला छोड़ देता है। तो यह कहाँ पर अटक गया? इसका कहाँ विकास रुक गया? तो देखिए संज्ञानात्मक पक्ष तो मजबूत है, लेकिन भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में विकास नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन के संकेतों में किसे सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए? तो जिज्ञासा और प्रश्न पूछना, सहानुभूति और न्याय के प्रति सरोकार, और सी है कठिन तकनीकी परिभाषाओं को याद करना। तो गलत है ये भी। क्या है? करा है सबसे कम, जो सबसे कम करा है तो यही होगा ना, जो गलत होता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। कक्षा 4 की पर्यावरण शिक्षिका अब बच्चों को भोजन की बर्बादी का पाठ पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? तो देखिए जो सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, छात्रों को स्वयं के टिफिन बॉक्स का निरीक्षण करने और खाना छोड़ने के कारण उस पर चर्चा करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक स्तर की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? परिवार और मित्र तो है, जो चीज़ें हम बनाते करते ये भी है, हमारा सौरमंडल और खगोल विज्ञान, आवास भी है, लेकिन ये नहीं है। हमारा सौरमंडल और खगोल विज्ञान 6 थीमों में से नहीं है, ठीक है। देखिए 6 थीम कौन कौन सी है? परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और जो हम चीज़ें बनाते हैं और करते हैं, ठीक ना, ये सब 6 थीम है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।